हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पुनः एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर्स लेक्चर में। आज मेरे साथ में इंजीनियर एमडी तसव्वुर उर्फ वसीम जी मौजूद हैं। इनका परिचय मैं करा दूं। गीता ड्रेसेज के जो कैंपस में खान बूट हाउस है, जिनके प्रोप्राइटर हैं मोहम्मद मुकीम अंकल, तो उनके ये पुत्र हैं, पेशे से एक इंजीनियर है। आज मैं सर को अपने शो पर आमंत्रित किया हूँ इनसे बात करने के लिए। कुछ मेरे मन में प्रश्न है वो करने के लिए, और सर से हम जानेंगे कि इनका क्या उत्तर है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वक्त एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आज बीपीएससी का एग्ज़ाम है और कई सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, तो किस दिशा में करें, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, नहीं करें, उन सब बातों को करने के लिए सर को आज आमंत्रित किए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अपने बारे में ज़रा परिचय दीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Mohammad Tasawwur, and most of the people in Triveniganj knows me as Mohammad Wasim, and my father's name is Mohammad Mukim Khan. He is a proprietor of Khan Boot House. He is my father, which is situated in near Durga Mandir in Gita Dresses Complex. So currently in my home, my father is there, my mother is there. I have two elder sister, and my wife is there. So and right now I am working in Cognizant. I have total 7 years of experience. ओके, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। Yeah, and one more thing, it will be like informal conversation. So मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसे बात करूँ कि जैसे आप लोग को समझ में आए और हम जो भी देख रहे हैं वो लोग भी समझें। तो it is basically कि I am comfortable in English, but it will be a good communication if we are talking in English as well as in Hindi, so that you guys will also understand what I am trying to give you the basics. Absolutely. Sir, what do you do right now and where are you working? Currently I am working in Cognizant. So it was a लेट मी कम इन हिंदी एज वेल। सो बेसिकली मैंने जो अपना लर्निंग स्टार्ट किया था वो तो यहीं संत मैथ्यू से स्टार्ट करा था। उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय 2003 में ज्वाइन करा। फिर उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग जो है वो 2011 में कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि केरला में है, वहाँ से मैंने अपना बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद मैं टीसीएस 2015 में ज्वाइन करा था। तो वहाँ पे 4-5 साल के करीब काम करने के बाद मैं फिर कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, और करेंटली मैं कॉग्निजेंट में जो काम कर रहा हूँ एज अ बिग डेटा इंजीनियर, एंड डेजिग्नेशन इज़ सीनियर एसोसिएट प्रोजेक्ट। तो अभी मेरा जो काम है वो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है जी, बिकॉज ऑफ कोविड। सो फॉर लास्ट 2 years आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। सर, मुझे आपने जिक्र किया कॉग्निजेंट का, उसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। सो इट इज़ बेसिकली एमएनसी। सो एमएनसी इज़ लाइक मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो मैं पहले टीसीएस में भी था तो वो भी एमएनसीज थी। एमएनसीज बेसिकली ये होता है ना कि जो आपका इंडिया में भी और प्लस ऑल ओवर जो कंट्री है उसमें भी उनका ब्रांचेज होता है। ब्रांचेज मतलब जैसे जैसे आप लोग कोई एक दुकान खोलते हैं, मान के चलिए, वो आपका यहाँ भी है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है और कहीं और है। तो इट इज़ लाइक वो फैला हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इसीलिए हम लोग उसको एमएनसीज बोलते हैं। तो अभी मैं जो हूँ वो एमएनसीज में काम कर रहा हूँ, और इट इज़ अ वेरी बिग कंपनी इवन लाइक टीसीएस एंड ऑल। सो उसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। चलिए सर, हमें ये बताइए कि आपने पहले टीसीएस में काम किया, उसके बाद कॉग्निजेंट में। एक ब्रीफ में हमें बताइए दोनों में क्या अंतर आपने पाया। बेसिकली अगर आप फ्रैंकली बताऊं तो टीसीएस में मैं 5 साल से काम किया, तो वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट था वो मैंने अडॉप्ट किया। वहाँ पे जो भी वर्क कल्चर थे वो मैंने जाना। तो एक होता है कि लोग काम करते करते सैचुरेट हो जाता है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटी, सम न्यू टू वर्क ऑन सम न्यू प्रोजेक्ट। तो इसीलिए भी था कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था चीज़ों को, कि आजकल के ट्रेंडिंग मतलब मार्केट में क्या चल रहा है उस पर मुझे काम करना था। एवरी टाइम आई एम इंटरेस्टेड टू लुक फॉरवर्ड फॉर टेक्निकल वर्क्स। तो उस टाइप का वर्क मुझे ज़रूरत था। तो मैं हमेशा ट्राई करता था कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए। और येस, सैलरी इज़ द मेन मैटर विच एवरीवन ट्राई टू अचीव। तो वो भी एक रीज़न था चेंज करने का। सर, टेल मी वन थिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन योर लाइफ। It is very important, frankly speaking.
तो बिना इंग्लिश के तो खैर कोई भी आदमी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इवन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ यू हैव टू गो विद द इंग्लिश। आप ये भी देख सकते हैं, पहले आपके पास मोबाइल नहीं था, अभी आप मोबाइल यूज़ करते हो उसमें इंग्लिश रहता है, कंप्यूटर यूज़ करते हो उसमें इंग्लिश रहता है, आप किसी से बात करते हो वहाँ पे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ आपका इमेज बनता है। इवन मेरे को देख लीजिए आप, मैं अगर अभी मेरा क्लाइंट अमेरिकन एक्सप्रेस है कॉग्निजेंट में काम करते हुए, तो उनके साथ भी जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो इट इज़ ओनली वन मीडिया विच इज़ इंग्लिश। सो बिकॉज देयर इज़ वन स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज सो दैट एवरी वन बी अवेयर ऑफ। अगर मुझे हिंदी आती है, उनको इंग्लिश आती है, तो वी कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक है। तो उनको भी कुछ ऐसा चाहिए जो कि हमें भी चाहिए, ताकि हम लोग आपस में समझ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बिहार में हैं तो हम लोग हिंदी जानते हैं, आप भी हिंदी जानते हैं, तो हम बोल रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो इंग्लिश का ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप पैशनेट हैं काम करने के लिए बाहर एंड एक्सप्लोर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, तो आपको इंग्लिश आपके लिए अहम भूमिका निभाता है। इट इज़ वेरी मच प्रीसियस वेल्थ आई कैन से। सर एक बात हमें और बताइए, बहुत बच्चों को लगता है क्या, जैसे आपने इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोलते हैं और बाकायदा आपने इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हासिल किया है, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, इंग्लिश बहुत टफ़ है, जबकि हिंदी टफ़ है, इंग्लिश उतना टफ नहीं है एज कम्पेयर टू हिंदी। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है, इस मानसिकता को दूर करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप देखें तो इंग्लिश में आपको सिर्फ 26 लेटर है, लेकिन हिंदी में आपको मोर देन 56 मिलेंगे। तो इट इज़ लाइक कि आप बहुत सारे वर्ड को जम्बल्ड करके 26 अक्षर में ही आप उसको बताते हैं, लेकिन आपको हिंदी बोलने के लिए हर चीज़ का आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि स है, श है, ऐसे करके, ठीक है। 100 है तो 3 गो 100 है, 3 गो 100 है, तो वही बात। तो इस तरह से क्या है ना कि मेरा भी ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं मतलब इंग्लिश में मैं बहुत ज़्यादा तेज़ था या अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम बेसिक्स पे काम करते हैं, थोड़ा वोकेबलरी वगैरह स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो हमारे कलीग्स होते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, उनसे ट्राई टू मतलब बात करने का हमेशा इंग्लिश में कोशिश करते हैं। और उसके बाद ये आप मत सोचिए कि है ना हमें ग्रामर नहीं आता तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे, नेवर। आप पहले ट्राई कीजिए कि हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाले को समझ में आए। फर्स्ट ट्राई, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप गलती नहीं करोगे, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं। आपके पास बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, इंग्लिश वाले टीचर्स हैं अवेलेबल, आप उनसे बात कीजिए, उनसे सीखिए, मिलिए, यू विल बी गेटिंग इम्प्रूव्ड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो आपके लिए वो बेटर है, करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द ट्रूथ, जो कि मिटा नहीं सकते हैं, चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपने लाइफ में अगर हमको ग्रो करना है तो पैसा चाहिए ही चाहिए, वैसे ही है, अगर अपने लाइफ में ग्रो करना है तो आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, अगर आपको आगे कम्युनिकेट करना है तो। यानी कि लाइफ का एक हिस्सा इंग्लिश बन चुका है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। सर मुझे एक और बात बताइए, जिस कंपनी में वर्तमान समय में आप काम कर रहे हैं वो एक MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर एक इंसान हर तरीके से परिपूर्ण है और अगर उन्हें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, इंग्लिश में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वहाँ काम करना तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, हमको लगता है 100% मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी से टॉकिंग कर ही नहीं पाएंगे। और ये एक बोलते हैं ना कि फॉर्मल, यानी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये आपका शो करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। तो आप हिंदी में बात करेंगे, वो सामने वाला अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है वो इंग्लिश में बताएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। और इट इज़ बेटर कि है ना प्रेजेंटेशन में हम लोग सब आदमी एक जगह बैठते हैं, फिर हम अपने आप को बताते हैं, तो वो जो प्रोफेशनल बिहेवियर शो करता है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। सर ये बताइए कि उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से, आप एक नवोदयन भी रह चुके हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो अपना कंपटीशन जो है क्लास 5th में ही पूरा कर लिया था, वहीं से कंपटीशन का एक बेस कह सकते हैं स्टार्टिंग होता है, आपने उसको जो है क्रॉस किया हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को अंत में? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले कि हतोत्साहित नहीं होना है और आप अपनी कैपेबिलिटी को समझिए। बेसिकली जैसे आज सर ने बताया कि BPSC वगैरह का तैयारी भी चल रहा है, लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि है ना आपके लिए सिर्फ वही एक पेपर है, वही एक एग्ज़ाम है और वही एक लाइफ का हिस्सा है जो कि हमें करना ही है। ख़ासतौर से हमारे बिहार के एरिया में क्या चलता है ना कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, अगर आप सरकारी अफसर नहीं हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। नेवर, डोंट थिंक लाइक दैट। क्या होता है ना कि हमारे इधर ये जो वर्ड है ना गवर्नमेंट, प्राइवेट, ये सब हमारे मानसिकता में दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको उस हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़, ये तरीका सही नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी को समझिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर इफ़ यू नो योर कैपेबिलिटी देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई कैन डू। मेरा प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं भी BPSC या UPSC तैयारी करूँ। आई नो, अगर मुझे वो करना था तो मैं क्लास 10 से ही अपना लाइन चेंज कर दिया होता और मैं उसके हिसाब से तैयारी करता, और फिर उसके बाद मुझे अपना
ये भी कैपेबिलिटी जानना पड़ेगा कि है ना आखिर उसका क्या सिलेबस है, तो हम कहाँ तक उसमें अचीव कर सकते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, हम कितना समझ में आता है, हम कितना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपको काम करना पड़ेगा उस पर, कि आपको फोकस करके देखना पड़ेगा कि हम कितना समझ सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको आता है कम ही जानकारी है, हमको कम है, हम इतना से इतना ज़्यादा मेहनत करके हम इतना ही अचीव कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे क्या कि हम भैया हम यूपीएससी क्लियर कर लें। तो ऐसा नहीं होता कभी भी। अगर आपके पास एक बात, एक एकदम रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं, अगर आप किराने की दुकान करते हैं, अगर आपके पास छोटा व्यवसाय है तो आप उसी में जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं वही ना कर सकते हैं। आप तो ये नहीं कंपटीशन कर सकते कि भाई फ्लिपकार्ट वाला इतना सारा सब चीज़ ग्रोसरी सब चीज़ करता है, वो सब करता है, तो हम उसके से कंपटीशन बढ़ सकते हैं। नहीं, अगर आप कैपेबल होंगे तो धीरे 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 करके जा सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा ट्राई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कभी भी आपको, अगर आपको लगता है कि या यू कैन डू इट, तो आपको कभी हतोत्साहित नहीं होना है, हारना नहीं है। आपको हमेशा टारगेट को आपको अचीव करते रहना पड़ेगा, ये मैं बोलूँगा। आखिरी प्रश्न सर, आखिरी प्रश्न इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर हम हैं। हमें एक आखिरी मैसेज उन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैसेज नहीं देना चाहूँगा, पेरेंट्स के लिए, कि जिनके बच्चे की रुचि है किसी और फील्ड में, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में, कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर, लेकिन पेरेंट्स जबरन उसको ट्रैक चेंज करने बोलते हैं। नहीं बेटा मेरा ये सोचा ये करो, मामा नहीं बेटा मेरा ये सोचा हम नहीं बन पाए, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं, बाद में असफल हो जाते हैं। एक छोटा सा मैसेज पेरेंट्स के लिए। बेसिकली मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए, जनरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे पेरेंट, मतलब उनका प्रोफेशन जूते चप्पल का बिज़नेस था, उनका शोरूम था। तो मतलब हमेशा ऐसा होता है कि बच्चे उसी फील्ड में जाना पसंद करते हैं कि जो उनके पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर आता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो पसंद है वो करो। तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि जो भी पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो ही विल इनकरेज देयर चाइल्ड कि व्हाट एवर ही विश टू डू, आप उनको करने दीजिए। मतलब वो जो करना चाह रहा है आप उनको करने दीजिए। बस ये देखिए कि वो गलत ट्रैक ना चुने, जो बेटर है उनके लाइफ में, और आप उनको गाइड कीजिए, प्रॉपर आप उनको डायरेक्शन दीजिए कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। उनको सही गलत का फ़र्क समझाइए। तो और लेकिन उनको ये कभी कंपेल मत कीजिए कि नहीं तुम देखो ये चीज़ अच्छा है, सरकारी है, वो देखो बगल में वो टीचर बन गया या वो सरकारी में वो उसमें है तो तुम भी वही करो। नहीं, अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो इट इज़ नॉट लाइक कि यूट्यूबर इज़ अ फेक थिंग और मतलब गलत है वो। नहीं, आप उसको अगर सही दिशा में अगर आप लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए मीडिया में ही आप देख लीजिए, आजकल यूट्यूब पे इतने सारे चीज़ चल रहे हैं, अच्छी भी चीज़ें हैं, गंदी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको हंस बनना पड़ेगा कि जो दूध और पानी जो मिला हुआ होता है तो दूध ग्रास्प करता है, वो पानी छोड़ देता है। तो आपको अपने बच्चे को उस हिसाब से डायरेक्ट करना पड़ेगा, गाइडेंस देना पड़ेगा उनको, मतलब सही डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए रहेगा। और इन द लास्ट मतलब जो बच्चों के लिए मेरा रहेगा कि डोंट बिट्रे विद योर सेल्फ। बिट्रे बेसिकली मैं बोलूँ तो आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। आप खुद जानते हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना जानता हूँ, नहीं जानता हूँ। तो अगर आप किसी को झूठ बोलिएगा या कुछ भी अगर गलत बोलिएगा तो उससे आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं ना कि सामने वाले को। अल्टीमेटली वो आपके लिए फेल्योर साबित होगा। एक तो ये चीज़ होगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा कि किसी भी चीज़ को आप करते हैं ना तो इंटरेस्ट से कीजिए। जब भी आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। अगर आपको किसान ही बनना है ना तो ये नहीं है कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम नहीं है, बहुत है, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारा चीज़ है। तो आपको वो इंटरेस्ट है उसमें तो आप उसमें जाइए। तो इंटरेस्ट दूसरा पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट रहेगा कि जनरली अगर आप क्वेश्चन करते हैं क्लास में तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जो दूसरे होते हैं वो आप पे हंसते हैं, इसलिए कि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन मतलब थोड़ा अजीब टाइप का हो, अच्छा नहीं हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं हो, तो वो लोग आपको हंसेंगे, जिससे आप है ना अपने आप को बहुत नीचा साई फील कीजिएगा, शर्मिंदगी महसूस करिएगा कि मेरे ऊपर हंस दिया। तो आपको क्या करना है ना, आपको उस सब चीज़ को छोड़ के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना। आपके अंदर खुद में दिक्कत है कि आपको समझना है, तो आप टीचर से क्वेश्चन कीजिए, आस्क कीजिए। ये नहीं कहते अगर आपको टीचर से अगर थोड़ा सा लगता है कि साय है, वो टीचर आपको नहीं, तो आपके फ्रेंड है उनसे पूछिए। ये मत सोचिए कि वो गरीब है या अमीर है या कोई लड़की है या लड़का, कोई भी नहीं है। आपको अपना डाउट क्लियर करना, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स रहेगा। इवन अगर मुझे कुछ ऐड ऑन होगा तो मैं आई विल शेयर, मतलब बाद में कर सकता हूँ। और ख़ास तौर से ये रहेगा कि आप कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में मत ले जाइए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना पड़ेगा। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं उसको इंटरेस्ट से पढ़िए, अच्छे लगन से काम कीजिए, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है, बहुत कम ही रेयर होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। सबको खुद से मेहनत ही कर करके आगे सीखना पड़ता है।
बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो आज मेरे साथ में इंजीनियर एमडी तसव्वुर उर्फ वसीम जी मौजूद थे और बहुत सारी बातें जो मेरे मन में थी एक स्टूडेंट को लेकर के मैंने सर से किया और सर ने बखूबी हर प्रश्नों का उत्तर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। तो आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर। एक चीज़ मैं लास्ट में मतलब बताना चाहूँगा कि जो भी अभी इंजीनियरिंग कर चुके हैं या कंप्लीशन करने के इसमें हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं इरेस्पेक्टिव मेरे से। वैसे भी मैं भी फ्री रहता हूँ सैटरडे संडे, और आप मेरे को कांटेक्ट सर अपना सारा डिटेल्स दे देंगे कमेंट बॉक्स में, मतलब डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको जॉब चाहिए या मतलब आई विल ट्राई वॉट एवर बाई बेस्ट, बिकॉज क्या होता है ना कि अगर हम कुछ अपने लिए किए हैं तो इट विल बी ओनली बेटर इफ़ आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। अगर मैं सोसाइटी के लिए नहीं करता हूं तो ये मेरे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है। मैं अगर अपने में बना, मेरे अगर बगल वाला अगर वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है तो ये मेरे पर लानत है। तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि जो भी मेरे नेबरहुड हैं, जो भी मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो भी मेरे त्रिवेणीगंज के मतलब लोग हैं, तो आई विल बेटर कि दे विल प्लेस एट अ टॉप लेवल। वॉट एवर फ्रॉम माई साइड, वॉट एवर आई कैन डू, आई विल डू इट। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। तो सर का मैसेज आप लोगों तक पहुंच गया होगा। आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद। समय